तो आज हम देखते हैं जी डेफिनेशन ऑफ चार्ज। इसके साथ साथ हम थोड़ा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को भी समझेंगे। चार्ज की डेफिनेशन सेक्शन 2 ब्रैकेट में एफ ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई है। इसमें ये क्लेम करती है ये सेक्शन कि मैं डिफाइन कर रही हूँ चार्ज को। क्या कहती है? चार्ज इंक्लूड्स any head of charge when the charge contains more heads than one। इसका मतलब तो ये है कि जब बहुत सारी सेक्शनों के चार्ज लगे हों तो उनमें से कोई एक सेक्शन के अंडर लगा चार्ज भी चार्ज ही समझा जाएगा। अब ये किसी भी एंगल से चार्ज का अर्थ नहीं बता रही, चार्ज समझा नहीं रही, चार्ज को डिफाइन नहीं कर रही। मैं एट द आउटसेट आपको बता दूं कि डेफिनेशन का सिंगल पर्पस यही होता है कि जैसे ये लफ्ज़ चार्ज है, ये सीआरपीसी या बीएनएसएस में यूज़ हुआ है कि जब जब इस सब्जेक्ट में ये लफ्ज़ चार्ज यूज़ होगा उसका ये वाला अर्थ समझा जाना चाहिए, नहीं समझा जाएगा। आपको वही अर्थ समझना पड़ेगा जो डेफिनेशन में दिया गया है। तो इन्होंने डेफिनेशन में कोई अर्थ ही नहीं दिया तो समझेंगे क्या? मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ये सारे जो ये डेफिनेशंस है ना, ये फ्रेम हुए थे बिफोर पार्टीशन फरंगी के द्वारा, एंड दे नेवर वांटेड कि इंडियंस को लॉ की समझ आए। अब इंसाफ वो कैसे देते? घोड़ा घास से दोस्ती का करेगा तो खाएगा क्या? अगर वो आपको या हमें इंसाफ देते तो फिर लूटते काटते पीटते कैसे? चलो खैर, अब क्या करें, लगी हुई है सरकार बदलने को, इसको धीरे धीरे सब बदलेगा ही। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि चार्ज होता क्या है या चार्ज फ्रेम करना। चार्ज लफ्ज़ के साथ हमेशा चार्ज फ्रेमिंग लफ्ज़ यूज़ होता है। इसका मतलब होता है दोष तय करना। कोर्ट एट द फर्स्ट इंस्टांस, जब मुलजम और पुलंदा चलान पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में पहुंच जाती है, भी ये लो जी बंदा, ये रहे इसके खिलाफ सबूत, इस पर मुकदमा चलाओ और इसको सजा दो, तो कोर्ट एट द फर्स्ट इंस्टांस चार्ज लगाती है। बेल बूल तो अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पहले होती हैं या बाद में भी हो जाएं तो वो इसमें नहीं आती, मतलब उनको डिस्कस करना कोई बनता नहीं है। बेल इज़ ए सेपरेट मैटर। एट द फर्स्ट इंस्टांस जो कोर्ट करता है वो चार्ज फ्रेम करता है। तो चार्ज फ्रेम क्या करता है? दोष तय करता है कि तुमने भाई फलानी फलानी सेक्शन में जुर्म किया। तो इनको एप्रोप्रिएट वर्ड्स में मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, सिंपल वर्ड्स में जो आम बंदे को समझ आए। कि दोष तय करना, दोष चार्ज, मुलजम को संक्षेप में ये बताना है कि, आई रिपीट, चार्ज का मतलब मुलजम को संक्षेप में ये बताना है कि तुमने इस तरीके से इस कानून की इस दफ़ा के तहत जुर्म किया है। बस इतना ही बताना है, जिसको साबित करने के लिए गवाह और सबूत इस अदालत में लाए जाएंगे। नेचुरली जहाँ चार्ज लगता है वहीं ट्रायल चलता है जब तक जज ना बदल जाए। तो ये है डेफिनेशन चार्ज की, एक्यूरेट, एप्रोप्रिएट एंड प्रिसाइज, जो एक लेमैन को भी समझ आएगी कि सिंपली अदालत मुझे ये बताएगी कि तुमने फलानी सेक्शन में ऐसे ऐसे करके जुर्म किया, अब इस सेक्शन के जुर्म को साबित करने के लिए हम गवाहियाँ और सबूत लाएंगे, एविडेंस लाएंगे। इसको इंग्लिश में देखते हैं, चार्ज इज नरेटिंग precisely to the accused that, फिर वही, in this precise manner under this section या sections of this law या laws, बहुत सारे laws के अंडर भी जुर्म कर सकता ना बंदा, बहुत सारे जुर्म भी किए हो सकते हैं। ही दे मतलब एक मुलजिम ने जुर्म किया या बहुत सारों ने किया। committed the offense or offenses to prove the same evidence shall be produced in this court। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, बीच में ओब्लीग एस वाले ना थोड़ी कंफ्यूजन कर रहे हैं। ये ला की लैंग्वेज ऐसे होती है, ड्राई।
चार्ज इज नरेटिंग प्रिसाइजली टू द अक्यूज्ड दैट, अब अक्यूज्ड मान लेते हैं हम कि एक मुलजम एक ही है और जुर्म भी उसने एक ही किया। चार्ज इज नरेटिंग प्रिसाइजली टू द अक्यूज्ड दैट इन दिस मैनर अंडर दिस सेक्शन अंडर दिस लॉ ही कमिटेड ऑफेंस एंड टू प्रूव द सेम एविडेंस शैल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस कोर्ट। इसका पर्पस ये है कि तुमने इस तरीके से फलानी फलानी सेक्शन के अंतर्गत और फलाने फलाने कानून के तहत जुर्म किया है, भाई तू अपना बचाव का तरीका एविडेंस तैयार कर ले इस हिसाब से। अगर उसको बताएंगे ही नहीं कि तेरा जुर्म क्या है तो अपना डिफेंस कैसे तैयार करेगा। सो चार्ज तय करने का, दोष तय करने का पर्पस मुलजम को फैसिलिटेट करना है कि वो अपना डिफेंस तैयार कर ले कि बचना कैसे है, कि जो जो ये साबित करेंगे उसको नलीफाई कैसे करना है, उसमें डाउट कैसे डालना है। डाउट डालने से ही काम हो जाता है। अब आगे थोड़ी इलस्ट्रेशंस पर आते हैं चार्ज की। ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, जो सीआरपीसी थी, इसकी फर्स्ट शेड्यूल है एक टेबल सा, उसमें लिखा है फलाना आईपीसी के अब बीएनएस हो गई, फलाने जुर्म की इतनी सजा है, ये कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और फलानी कोर्ट में इसका मतलब चलेगा। ये 4-5 कॉलम है। उसके आगे सेकंड शेड्यूल है, जस्ट उसके बाद बीएनएसएस में। सेकंड शेड्यूल में तरह तरह के परफॉर्मे हैं जो काम आते हैं। उनमें फॉर्म नंबर 33 जो है ना, उसमें चार्ज के परफॉर्मे हैं डिफरेंट। उसमें मर्डर का, कल्पेबल होमिसाइड का, ग्रीवियस हर्ट का, फॉल्स एविडेंस का, थेफ्ट, रॉबरी, डिक्वाइटी, वेजिंग वार, ऐसे मेनली चार्ज बना के दिखाए गए हैं कि अगर ये जुर्म हो तो चार्ज ऐसे लगेगा। वहीं से मैंने चार्ज उठाए हैं सैंपल 3-4, लेकिन उन्होंने थोड़ी नरेशन, थोड़ा तरीका, वारदात जुर्म करने का तरीका थोड़ा कम बताया है। मैं एक आधी लाइन ज़्यादा बता रहा हूँ। मतलब ये कानून डिमांड करता है कि आप बिल्कुल क्लियर करो मुलजम को कि उसने क्या जुर्म किया है, ताकि वो बचा की तैयारी कर सके। तो पहला चार्ज है जी, ये है 326 का। पहले ये 326 आईपीसी हुआ करती थी, अब जे 118 ब्रैकेट में 2 हो गई है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, जो पहले आईपीसी थी। चार्ज में क्या होता है जी, ऊपर कोर्ट का नाम लिखा होता है, नीचे केस का नाम लिखा होता है, ये तो लिखना ही लिखना है हर बार। फिर उसके बाद आगे जज नरेट करता है, कहता है आई प्रेम सिंह, ये जज का नाम है, फर्जी नाम, JMIC मोगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मोगा, डू हेयर बाय यूज करते हैं, वैसे करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज यू श्याम सिंह, तुम्हारे श्याम सिंह के ऊपर मैं ये चार्ज तय करता हूं, चार्ज लगाता हूं, चार्ज फ्रेम करता हूं, दैट ऑन डेटेड 1 अप्रैल 2024, डेट, टाइम, प्लेस ऑफेंस की लिखनी लाजमी होती है, एग्जैक्टली, प्रिसाइजली, बिल्कुल ठीक ठीक, कि 1/4/2024 तारीख को एट माल रोड मोगा की माल रोड के ऊपर नियर KFC की दुकान के सामने या उसके नज़दीक, वैसे एग्जैक्ट लिखना चाहिए, उसके सामने, उसके राइट या उसके लेफ्ट, एग्जैक्टली। अगर कोई नंबर हो हाउस का या दुकान का वहाँ, तो वो नंबर एग्जैक्ट लिखना चाहिए। एट 3 PM, समय भी लिखना जरूरी होता है चार्ज में। वैसे ये फॉर्मेलिटीज है, असली बात आगे आएगी। यू कट द लेग ऑफ कालू, ये है असली बात। चार्ज में कोर्ट ने मुलजम को ये बताना है कि तुमने किया क्या, करतूत क्या की, कि तुमने कालू की टांग काट दी, देयर बाय एमस्कुलेटेड हिज लेग, टांग काट दी, विद स्वॉर्ड, तलवार के साथ। तो पंजाब में ज़्यादा तलवार ही चलती है, ऐसे गंडासी भी चलती है जमींदारों के, वो अर्जुन वैली वाली। ए शार्प वेपन, जो स्वॉर्ड थी, तलवार थी, कृपान थी, वो एक शार्प वेपन था, तेज धार हथियार था। तेज धार हथियार से
जब किसी का अंग भंग कर दो, कोई अंग काट ही दो, या परमानेंट डिफेसमेंट कर दो, या परमानेंट कोई स्कार लगा दो, या कोई दांत तोड़ दो, या कान से सुनना बंद करने वाला कोई हरकत कर दो, ऐसे इतनी ज़ोर से मारो, तो ये सेक्शन जो पहले 326 बड़ी डेंजरस सेक्शन, बड़ी फेवरेट सेक्शन है मारने पीटने वालों की, काटने कुटने वालों की, जिम्मेदारों की, अब ये 118(2) हो गई है, ये लगाया करते थे। एन ऑफेंस अंडर सेक्शन एन ना पनिशेबल अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसमें सजा मेरे ख्याल BNSS में बढ़ गई है, पक्का नहीं वैसे, अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है। चलो कितनी भी है सजा, कि ये इसकी इतनी सजा है। आई ऑर्डर यू टू बी ट्राइड फॉर दिस, ये जज कह रहा है कि मैं हुक्म देता, जज ना कहो मजिस्ट्रेट कहो, क्रिमिनल मैटर्स में मजिस्ट्रेट होते हैं, जज नहीं होते, जज सिविल मैटर्स में होते हैं। आई ऑर्डर यू टू बी ट्राइड फॉर दिस, मैं हुक्म देता हूं कि तुझ पर इन जुर्मों के लिए मुकदमा चलाया जाए। मुकदमा चलाया मतलब गवाहियां और सबूत लाए जाए। अब अंग्रेजी, अच्छी अंग्रेजी में बोलोगे कि ट्रायल भी हेल्ड, देसी भाषा में बोलेंगे गवाहियां और सबूत लाए जाए। वैसे हमें सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। जितनी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती जाती है उतना सरकारी कर्मचारियों के खाने को था हो जाता है आपको। अब मैं क्या बोलूँ, खैर उसके बाद उसके सिग्नेचर होते हैं और जज के सिग्नेचर होते हैं। उसके आगे एक और पैरा आता है, उस पर लिखा होता है डू यू प्लीड गिल्टी। चार्ज के नीचे जज के और मुलजम के साइन हो जाते हैं। उसके आगे नेक्स्ट पैरा में लिखा आता है डू यू प्लीड गिल्टी, क्या तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो। अगर जुर्म मान जाता है तो उसको वहीं जज सजा कर देता है, जितनी भी करनी चाहे, पूरी भी कर सकता है। वैसे थोड़ा किंतु परंतु करते हैं कि पूरी की पूरी सजा करने की क्या ज़रूरत थी, आधी भी कर सकते हैं, आधी तो करते ही हैं, 1/3 भी कर सकते हैं। ऐसा लगे कि बेचारा ऐसे ही फंस गया, चलो जुर्म हो गया गरीब बच्चे से, बहुत कम सजा भी कर सकते हैं। जज का मूड और जज की मर्जी और हालात के मुताबिक होती है। तो अगर वो प्लीड गलती कर गया तो सजा होगी। आम 90% वो कहता है आई डू नॉट प्लीड गलती, कि मैं जुर्म नहीं मान रहा, तो ट्रायल चलता है। फिर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो गवाह लाए और सबूत लाए और जुर्म को साबित करे। फिर नीचे आता है ROAC, रेड ओवर एंड एक्सेप्टेड टू बी करेक्ट। के ऊपर जो लिखा है सब, उसके नीचे मुलजम ने साइन किए। साइन करने के ऊपर लिखा होता है ROAC, के ऊपर जो चार्ज में लिखा है वो मुझे पढ़ के सुनाएगा मेरी भाषा में। अगर वो तामिल समझता है तो उसको तामिल में बताया जाएगा भी तेरे ऊपर चार्ज क्या लगाया गया है। और मैंने उसको समझ लिया, एक्सेप्टेड टू बी करेक्ट, मैंने उसको ठीक से समझ लिया है, उसके बाद साइन किए हैं। ये चीज़ आम यूज़ होती है ROAC। अगला सैंपल चार्ज है जी, जो वहीं से उठाया मैंने, खैर सेकंड शेड्यूल से BNSS की, थोड़ा सा ऐड किया होगा मैंने अपनी, मतलब स्टोरी अपनी ऐड की है, बेसिक फ्रेम वहीं से उठाया है। मैं फलाना सिंह, जुडिशियल मिनिस्टर, फलाना शहर, फलानी कोर्ट, 4U, पहली लाइन पढ़ रहे हैं, 4U आगे मुलजम का नाम, दैट यू ऑन डेटेड फलाना एट प्लेस फलानी, आगे आ गया जी काम की बात। तीसरी लाइन में फॉल्सली डिपोज्ड इन कोर्ट नंबर एन ऑन डेटेड फलाना, टाइम भी डाल सकते हो आप, इतने बजे, कई बार हो सकता है बयान उसका सवेर से शाम तक चलता रहो, फिर टाइम डालना मुश्किल हो जाएगा। अगर 3 बजे ही बयान दिया उसने 4 लाइनों का, तो टाइम भी डाल सकते हो, कि जितना स्पेसिफिक हो जाए उतना बढ़िया। भाई तुमने झूठ बोला कोर्ट में, फलाने नंबर कोर्ट में, यहाँ जज का नाम भी लिख सकते हैं, लिखना चाहिए कि फलाना सिंह जज की कोर्ट में। दैट यू वर ओनर ऑफ हाउस नंबर 420 इन सेक्टर 8 बटाला, तुमने वहाँ ये बयान दिया कि तुम 420 नंबर हाउस के मालिक हो, जो सेक्टर 8 बटाला में है। ये फर्जी आंकड़े हैं, मतलब तो जो आपको चार्ज समझाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि बटाला में सेक्टर 8 है वाकई। बट रेंट डीड ना भी हो, बट सेल डीड स्पीक्स दैट
या टेल्स दैट यू आर टीन डेटेड एंड परचेज द हाउस बाय कोएर्शन आफ्टर डेटेड दैट ओनली, कि जिस दिन तुमने बयान दिया कि मैं इस घर का मालिक हूं उस दिन तू किराएदार था, इसलिए तुमने झूठ बोला। क्योंकि बाद में सेल डीड फाइल पर आ गई जिसमें लिखा था कि फलानी डेट तक तू किराएदार था, उसके बाद तुमने ये जगह खरीद ली, ये हाउस खरीद लिया। देयर बाय यू गेव फॉल्स एविडेंस एंड कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 229 ऑफ BNS। ये पहले 193 हुआ करती थी शायद IPC में, पनिशेबल अप टू 7 ईयर्स। अब ये देखिए 7 साल कैद है इसमें। झूठ बोलने कोर्ट में, रिकॉर्ड का झूठ बोलना, ये रिकॉर्ड का झूठ बोलना। उसने बोला मैं मालिक हूं, सेल डीड बोल रही है उस तरीक को वो किराएदार था, मालिक बाद में 2 साल बाद फलानी तरीक को बना। सेल डीड में लिखा होता ना किस तरीक को आपने खरीदी जगह, तो जिस दिन जगह खरीदेंगे सेल डीड एग्जीक्यूट करेंगे उसी दिन मालिक बनेंगे ना, पहले कैसे बन सकते हैं। आई ऑर्डर यू टू बी ट्राइड फॉर द सेम, डू यू प्लीड गलती, वही जो पिछले मैंने बताया आपको। अब ये स्टोरी बड़ी शानदार थी। ये बंदा था किसी SSP का दोस्त, इसने किराए पे एक घर ले लिया वहाँ बॉर्डर के साथ किसी डिस्ट्रिक्ट में। खैर अब ये अच्छा नहीं रहेगा मैं बताऊं जगह, मैं वहीं जज लगा हुआ था इसलिए स्टोरी मुझे पता है। तो मालिक मकान 1 तारीख को इससे किराया मांगने आया। इसने क्या किया जी, 2-4 किराए के गुंडे लिए, SSP का सर पे हाथ था ही, उसकी टांग तोड़ दी। और आगे मजे की बात देखो, उसी पर 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया। 307 होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, और जो उसकी टांग टूटी मालिक मकान की उसके लिए कोई मुकदमा ही नहीं दर्ज हुआ। वो अलग बात है, उसको कोई सियाना वकील मिल गया जेन्युइन, उसने कंप्लेंट केस डाल दिया, प्राइवेट कंप्लेंट डाल दी कोर्ट में उसकी जो इंजरीज थी उनके बाबत। वैसे असल में तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उसके कहे पर होना चाहिए था, नहीं हुआ। खैर बाद में इन्होंने डरा के जी दौराने मुकदमा डरा कर उससे वो घर खरीद लिया। किराया तो तू क्या लेगा, तेरी टांग तोड़ दी है, SSP मेरे सिर पे बैठा है और तू, तेरी कोई औकात नहीं है, तेरे आगे पीछे कोई बंदा नहीं, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, कोई मनी पावर नहीं, कोई मसल पावर नहीं। जिसके पास पॉलिटिकल मनी मसल पावर नहीं उसको कोई क्या समझता है अपने सिस्टम में। तो उससे ज़बरदस्ती घर खरीद लिया, सेल डीड हो गई। लेकिन असली कमाल हुई उसके बाद, किसी जज ने नोट कर लिया कि ये भाई तुमने तो फॉल्स एविडेंस दिया, फलानी तरीक को तुमने बयान दिया। अपील में शायद नोट हुआ ये काम, नीचे तो वो सक्सीड कर गया, पावरफुल था। मतलब जो क्रिमिनल केस किराया मालिक मकान ने डाल रखा था उसमें ये बरी हो गया, और जो केस इसने क्रिमिनल केस किराएदार मालिक मकान पर डाल रखा था उसमें सजा हो गई। यानी सारे फैसले मालिक मकान के खिलाफ हो गए वर्चुअली। लेकिन अपील में ये बात पिक्चर में आई कि भाई तुमने बयान दिया एक ही लाइन कि मैं इस घर का मालिक हूँ, ये बयान तुमने दिया 2018 में, लेकिन ये रही सेल डीड। सेल डीड है 2020 की, जिसमें तू ये कह रहा है कि मैंने आज फलानी तारीख फलाना महीना 2020 को ये घर खरीद लिया है, पहले मैं इसमें किराएदार था इससे पहले। तो मालिक तो उसी तरीक को बना जिस दिन सेल डीड हुई, ठीक है ना जी। तो इस केस में उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई, एंड तो नहीं, मुझे फाइनल तो नहीं पता, पर ये बचा नहीं होगा। इसमें मजे की बात, ये इतनी शानदार प्रोविज़न है फॉल्स एविडेंस हमारे कानून में, लेकिन कोई यूज़ नहीं करता। मैं देखा लोग इसको ढंग से यूज़ नहीं करते। ये शुरू होती है मुकदमे हारने या जीतने के बाद। इसमें क्या साबित करना है उसने एक उसकी स्टेटमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लेनी है कोर्ट से, जिसमें उसने लिखा कि मैं इस मकान का मालिक हूँ, ठीक। एक सर्टिफाइड कॉपी उसने लेनी है सेल डीड की जो कोर्ट में आई, 2 कागज़, दोनों टेंडर कर देने हैं।
ये मुकर भी जाए मालिक मकान, फिर भी सजा होगी किराएदार को। इसने ज़बरदस्ती टांग भी तोड़ी, मुकदमे भी जीता और घर भी हथिया लिया। मेरा ख्याल इसको वापस करना पड़ा होगा मकान, क्योंकि बड़ा डेंजरस केस था। अब ये नोट कर लिए, ये बहुत डेंजरस केस था। रिकॉर्ड का झूठ, बंदा मर गया, कोई बचा नहीं। 7 लाख वाला वकील हो तो भी बचा नहीं है। अगला सैंपल चार्ज है जी पीटने का। मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फलाना ऑफ कोर्ट फलाना चार्ज यू फलाना सन ऑफ फलाना रेजिडेंट ऑफ फलाना एज अंडर दैट फर्स्टली ऑन डेटेड, ये ना मिक्स चार्ज है, शायद 3-4 ऑफेंसेस के लिए। उसमें 3 तरह के चार्ज हैं जो फॉर्म 33 है BNSS की सेकंड शेड्यूल में। एक तो सिंगल ऑफेंस के लिए, एक बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए, एक तीसरा चार्ज वो है जिसमें प्रीवियस कन्विक्शन हो रखी है वैसे ही ऑफेंस के लिए। वो हम जब चार्ज के चैप्टर पे आएंगे ना तब देखेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि फर्स्टली ऑन डेटेड एना, टाइम इस पर, जगह ऐसी पर तुमने पीटा देर फलाने को, देर बाई कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 115, इसकी 1 साल कैद है। दैट सेकेंडली यू रॉन्गफुली रिस्ट्रेन्ड वाइल पीटिंग, पीटने के दौरान वही जो ये वो जुगाड़ू जो FIR होती हैं वो है। मैं पहले भी बताया कि बंदे ने बंदे को पीटा, ये 115 नॉन कॉग्निजेबल है। इसमें पुलिस ना केस दर्ज कर सकती है, ना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ना पुलिस रिपोर्ट दे सकती है कोर्ट को। लेकिन वो क्या लिखते हैं, एक लाइन ऐड करवा लेते हैं उससे कि पीटते पीटते बंदे ने रॉन्गफुली रिस्ट्रेन्ड भी किया, देर बाई कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 126। इसमें 1 महीना कैद है, सिर्फ 1 महीना। मैं मजे की बात बताता हूँ, और ये कॉग्निजेबल है, अब पुलिस हाथ डाल सकेगी। सिर्फ पीटा होता 115 में पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन 126 कॉग्निजेबल आ गया, पुलिस सब कुछ कर सकेगी। इसमें क्या है कि उसको पीटने के बाद, मान लो मैंने पीटा, और पीटने के बाद मैं उसको बोला मैंने कि वहाँ मेरे बंदे खड़े हैं, इधर पुलिस स्टेशन की तरफ मत जाना, यानी उसके आगे आगे खड़ा हो गया कि पुलिस स्टेशन शिकायत लगाने मत जाना, नहीं तो और पीटूंगा। यानी मैं उसको रोका कि इस तरफ मत जाना पुलिस स्टेशन, अपने घर की तरफ जा, नो प्रॉब्लम। तो ये लग गई 1 महीने कैद वाली, और पुलिस पिक्चर में आ गई, पुलिस पिक्चर में आ गई, पुलिस रिमांड आ गया। पुलिस रिमांड क्या होता है आपको पता ही है। नेक्स्ट है जी, थर्डली यू ट्रेसपास्ड इन द हाउस, तुमने उसको पीटा, थाने जाने को रोका, और फिर तू उसके घर में घुस गया, हाउस नंबर फलाना, विद प्रेपरेशन टू रिस्ट्रेन हिज वे टू पुलिस स्टेशन और डॉक्टर। जिसने पीटा बंदे ने, वो पिटने वाले के घर में घुस गया, तो ये 333 सेक्शन लग जाएगी। इसमें 7 साल कैद है, डेंजरस सेक्शन है। 2-3 दिन जमानत नहीं होती, 2-3 दिन क्या, कई बार हफ्ता नहीं होती जमानत, तो हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। ज़्यादा साथ में डेंजरस ऑफेंसेस ना हो, सिर्फ 333 में जमानत 2-4 दिन बाद हो जाती है। तो बंदा पीटने के बाद उसके घर चला गया और एंटर नहीं किया उसने। मैं कमाल की बात आपको दिखाऊं, सिर्फ दरवाजे में से ऐसे उंगली अंदर की, ये दरवाज़ा है उसके घर का, जो पिटा, उंगली अंदर की, कहता सुन बे, अगर तू डॉक्टर के पास गया तो फिर पीटूंगा। यानी बाई प्रिपेयरिंग टू हर्ट, असॉल्ट और रिस्ट्रेन, मैंने सिर्फ उंगली भी उसके दरवाजे के अंदर कर दी तो वो ट्रेसपास हो गया, 7 साल की लग सकती है। आई ऑर्डर यू टू बी ट्राइड फॉर दिस। डू यू प्लीड गलती है, आपको पता ही है, यू नो द ड्रिल। मैंने बताया कि सिर्फ बंदा एक पीटोगे आप तो आप समझोगे कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तरीके हैं कि आपको रोप इन किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ मुंह से बोलने कि आपने मुंह से बोला, चाहे ना भी बोला हो, उसके बयान में ही लिखना है कि
पुलिस के पास मत जाना, नहीं पीटूंगा। और फिर आपके उसके घर चले गए और एक उंगली उसके दरवाजे के अंदर कर दी, बस दरवाजा थोड़ा सा खुला है, थोड़ी सी उंगली इतनी घिसा दी, इतनी सी ट्रेसपास हो जाता है, हाउस ट्रेसपास। बस तुमने इतना कहना है कि डॉक्टर के पास भी मत जाना, नहीं फिर पीटूंगा। फिर रेस्ट्रेन करने की तैयारी करके मैं गया, 333 लग गई, बल्ले बल्ले हो गई, कंप्लेनेंट की भी और पुलिस की भी। तो ये सारी थी इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको सेकंड शेड्यूल से उठा के दी। असली डेफिनेशन यही है जो मैंने लिख के दी आपको। आप बोलेंगे ये लिखेंगे, यही लिखेंगे, यही लिखेंगे, तभी एग्जामिनर अप्रिशिएट करेगा कि बंदे को मुद्दे की बात पता है। तो वो तो कोई भी लिख देगा, ये क्या है, चार्ज इंक्लूड्स दिस 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 दिस। और सारी दुनिया रिफाइंड वाली मठियाई बेच रही है। अब तुम्हारी मठियाई अगर देसी घी की होगी तो मज़ा आएगा ना जी, तो बिकेगी। और सबके जैसी मठियाई, सबके जैसा मटेरियल चिपोगे आप एग्ज़ाम में, तो क्या अप्रिशिएट करेगा एग्जामिनर? कुछ डिफरेंट तो देना ही पड़ेगा। वो डिफरेंट ऐसे ही आता है, उसको लगे कि इसको तो भाई ग्राउंड रियलिटी पता है कि ग्राउंड ज़ीरो पे कैसे कैसे क्या क्या क्यों क्यों होता है। आगे ये एस.एन. मिश्रा की बुक में से मटेरियल है कि चार्ज एट द फर्स्ट इंस्टांस फ्रेम किया जाता है। ये फर्स्ट इंस्टांस कब आया? सबूत और गवाहियाँ लिखने के बाद और सबूत इकट्ठे, पहले एफआईआर होती है, केस रजिस्टर होता है, फिर पुलिस सबूत इकट्ठे करती है, गवाहों के बयान लिखती है, फिर ये एक पलंदा बन जाता है फाइल। वो फाइल अलॉन्ग विद द अक्यूज्ड कोर्ट को पेश कर देती है, जिसको कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद पहला काम कोर्ट क्या करती है? चार्ज लगाती है। और कई बढ़िया कोर्ट मेरे जैसी जिस दिन चलान आता था उस दिन चार्ज लगाती, सेम डे। लेकिन कई बार देखा है कि चार्ज पर ही 3-3 साल लग गए या 3-3 जज बदल गए। दूसरी बात यह कि आम मैंने देखा है कि चार्ज पीपी लिखवाते हैं, ये बड़ा पाप हो जाता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। चार्ज लिखवाना, जो ऊपर हमने देखा चार्ज क्या होता है, चार्ज फ्रेम करना जज की ड्यूटी होती है। पीपी की तो चलो हेल्प ले लेता है जज, और पीपी एज इट इज जितनी सेक्शंस, जितने ऑफेंसेस पुलिस ने लिख के दिए होते हैं सारे ही लगा देता है। लेकिन जब जज, मैं तो खुद लगाता था सारे चार्ज, जज जब खुद चार्ज लगाता है तो सारी फाइल पढ़ता है, गवाहों के बयान और सबूत पढ़ के उसको पता लगता है ये उन्होंने जो 15 सेक्शंस लगा रखी हैं उनमें से ये 9 तो लगती नहीं। फिर वो वही 6 सेक्शन लगाता है जो फाइल में मौजूद एविडेंस के बेसिस पर बनती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेक्शंस कम हो जाएं, ये भी हो जाता है कि ये जो एविडेंस आ गया फलाने की गवाही, उसमें उसने ऐसा कहा है कि मुझे इसने ऐसा किया, कोई सेक्शन बढ़ भी सकती है। यानी जो एग्जैक्ट सही सेक्शंस लगनी चाहिए वो तब लगती हैं जब कोर्ट खुद चार्ज लगाए। ये हाईकोर्ट की डायरेक्शंस आती भी रहती हैं कि कोर्ट खुद चार्ज लगाए, खबरदार अगर पीपी से यानी सरकारी वकील से चार्ज लगवाया तो। लेकिन बीच बीच में सबको चार्ज लगवाना आता भी नहीं होता, क्या करें। इट मस्ट क्लैरिफाई दी ऑफेंसेस टू बी ट्राइड, ये हमने ऊपर देख ही लिया जब जिसमें मैंने डेफिनेशन दी थी कि क्लियर करो कि तुमने क्या क्या जुर्म किया और कैसे कैसे किया प्रिसाइजली। ये नहीं कि सारे गवाह का सारा बयान लिखने लग जाना है और सारी स्टोरी एफआई की नरेट करने लग जानी ना, 1-2 लाइनों में कि तुमने तलवार के साथ उसकी टांग काटी, देर भाई कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन दिस विद इन माई कॉग्निजेंस। अच्छा, एक और बात, चार्ज में लास्ट में ये लिखा होता है विद इन माई कॉग्निजेंस। ये परंपरा चली आ रही है कि विद इन माई कॉग्निजेंस। इसका फंडा ये है, एक कोटेशन है कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि हो रहा है। अंग्रेजी में कुछ और मैं भूल गया, हिंदी में मुझे याद थी। तो ये बात वही है
कि लिख के बताओ कि तेरे ऊपर जो मैं ये केस चलाने वाला हूँ, जज लिख के बताए कि ये विद इन माई कॉग्निजेंस है, कि मैं कानूनन इन सेक्शंस के ट्रायल को हाथ डाल सकता हूँ, समायत ले सकता हूँ, कॉग्निजेंस ले सकता हूँ। वैसे तो मैं कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, तो अगले दिन वो अर्जी डालेगा, सेशन कोर्ट के केस ट्रांसफ़र करा के परे जाएगा। अगर मैं सेशन ट्रायल में चार्ज लगाने लग जाऊंगा, वो सस्टेन थोड़ा करेगा, 4 दिन बाद टूट जाएगा, फाइल प्रॉपर कोर्ट में चली जाएगी। फिर भी चलो लिखना जरूरी, अच्छा लगता है कि ये बताया जाए कि मैं जो चार्ज लगा रहा हूँ वो विद इन माई कॉग्निजेंस है। अक्यूज इज टू प्लीड गलती और नॉट गलती, ये भी हम ऊपर देख ही हटे, लास्ट में आपको बताया। तो ये चार्ज फ्रेम करने का पर्पस इज टू स्टेट ऑफेंसेस, ये बताना होता है कि कौन कौन से जुर्म मुलजिम ने किए, एंड नोटिफाई अक्यूज ऑफ ऑफेंसेस, और अक्यूज को बताना है कि तुमने कौन से जुर्म किए। इज प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्विजिशन, तेरे खिलाफ क्या क्या इल्जाम है स्पेसिफिकली, सारी बातें हम ऊपर जो मैंने कहा कि मैं डेफिनेशन बना के देता हूँ इसकी, उसमें क्लियर कर हटे हैं। शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, वे भी हम देख हटे हैं। मस्ट फ्रेम फॉर्मल चार्ज इन वारंट केसेस। अब ये थोड़ी टेक्निकल क्वेश्चन वाली बात है, आपको छोटा क्वेश्चन आ सकता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव टाइप। जो वारंट केस है उसमें चार्ज फ्रेम करना ही करना है, और प्रॉपर चार्ज फ्रेम करना है, कोई नुक्स नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो समन केस है जिनमें 2 साल से कम की सजा है, उनमें चार्ज ना भी फ्रेम करो, कोई नुक्स भी रह जाए, चार्ज की जगह नोटिस, सिंपल नोटिस दे दो भी तुमने फलाना जुर्म किया, वैसे होता वो भी चार्ज ही है। और कोई जज ऐसे नहीं करता कि चार्ज ना फ्रेम करे या नोटिस ना दे। समन केस में उसे नोटिस कह देते हैं, वारंट केस में उसे चार्ज कह देते हैं। तो फ्रेम करते ही करते, ऐसा नहीं होता कि ना करें, लेकिन वारंट केस में द मैटर बिकम्स सीरियस कि सज़ा ज़्यादा है। चार्ज में अगले को बताओ कि तुमने इस तरीके से जुर्म किया और इन सेक्शंस में जुर्म किया। सो इन जुर्मों को साबित करने के लिए हम गवाही और सबूत लाएंगे, तो अपनी तैयारी कर ले भाई, कैसे इसको काटेगा। तो हियर दी वीडियो कंक्लूड्स ऑन चार्ज। डिटेल में जब हम चार्ज के चैप्टर पर पहुंचेंगे, चार्ज पर डिटेल आएंगे तब। अभी तो डेफिनेशन और फ्रेमिंग ही और इलस्ट्रेशंस जो ऑफ कोर्स सेकंड शेड्यूल में से ही उठाकर हमने दी, वही क्लियर की है। थैंक यू।